हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द साइंस पाठशाला। तो बच्चों, जैसा कि हम क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आज हम यहाँ चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण पर डिस्कस करेंगे। पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का उपयोग करके ग्लूकोज व ऑक्सीजन बनाते हैं और यह पूरी प्रोसेस जो होती है वो पौधों को जीवित रहने व ऊर्जा प्रदान देने का कार्य करती है। तो उसी प्रकार इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जो प्राणी होते हैं उनको पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। अपने शरीर को ऊर्जा देने व कार्य करने के लिए प्राणी जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन का जो पाचन होता है वो कितने चरण में पूरा होता है या कौन कौन से चरण पोषण के अंदर शामिल होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं का अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। इनमें से कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जैसे जो पौधे होते हैं वो तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जो प्राणी होते हैं, जो जंतु होते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं कि जो प्राणी होते हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इसी वजह से हम पौधों को स्वयंपोषी बोलते हैं और जो पादप होते हैं उनको परपोषी बोलते हैं। कुछ प्राणी जो होते हैं वो सीधे ही पौधों का भक्षण कर लेते हैं, इस वजह से उन्हें हम शाकाहारी बोलते हैं। जबकि कई अन्य जंतु होते हैं जो अपना भोजन जो पौधे खाते हैं उन जंतुओं को बनाते हैं, तो उन्हें हम मांसाहारी बोलते हैं। और इनमें से कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, तो इन्हें हम सर्वाहारी बोलते हैं। तो जैसे हमारे सर्वाहारी के अंदर हम मनुष्य हैं, कौवा है, तो ये सब इसके अंदर आ जाएंगे जो कि पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है कि भाई शरीर जो है उसको कार्य करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, गतिशील रहने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। कि प्राणियों के जो पोषण है में पोषक तत्वों की आवश्यकता, उनका भोजन ग्रहण करने की विधि किस प्रकार होती है और शरीर उनका उस ये खाए हुए भोजन का उपयोग किस प्रकार करता है, ये सब विधियां जो होती हैं वो सम्मिलित होती हैं। जैसा कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि खाद्य जो होते हैं, जो भोजन होते हैं, उनके अनेक संगठक होते हैं, जिनमें हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण वगैरह। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे कुछ संगठक जो हैं वो जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें जो सरल पदार्थ हैं उनमें बदलना आवश्यक है। कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन वगैरह है, तो इनको क्या है कि डायरेक्ट हम लोग हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो इनको क्या है कि ये जटिल पदार्थों को इनके सरलतम रूप में तोड़ना आवश्यक होता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया कि ये जटिल पदार्थ है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इनको इंक्लूड करते हैं, तो इनको जैसे हमें हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करना होगा तो हम इन्हें इनके सरलतम रूप में तोड़ेंगे। तो सरलतम रूप जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए इनका सरलतम रूप जैसे कि ग्लूकोज होगा। प्रोटीन है तो उसको हम लोग अमीनो एसिड में कन्वर्ट करके फिर हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे। वसा है तो उसे हम फैटी एसिड प्लस में जैसे हमारे ग्लिसरॉल जो होता है उसमें कन्वर्ट करके फिर डाइजेस्ट कर पाएंगे। इस प्रकार जो ये जो जटिल पदार्थ होते हैं इनको इनके सरलतम रूप में बदलकर हम हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं उनका सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना जो है वो विखंडन कहलाता है, तथा इस पूरी जो प्रोसेस होती है इसको हम पाचन बोलते हैं। कि जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूटेंगे तो वो विखंडित होंगे और ये जो पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की जो पूरी प्रोसेस है उसको हम लोग डाइजेशन बोलेंगे। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। भोजन के अंतर्ग्रहण की जो विधि है वो विभिन्न जीवों में विभिन्न भिन्न होती हैं। जैसे मधुमक्खी और जो हम मरमर पक्षी जिसे हम हमिंग बर्ड बोलते हैं, पौधों का मकरंद जो रस होता है उसको चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतु में जो शिशु होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं।
अजगर जैसे सर्पवंश के प्राणी अपना जो शिकार होता है उसको समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास जो पानी में तैरते हुए खाद्य कण हैं उनको छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भोजन की जो अंतर्ग्रहण की विधियां हैं वो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पर हमें ये सारणी दी हुई है जिसमें अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां बताई हुई हैं, जिसमें जंतु का नाम है, उनके आहार का प्रकार और आहार की विधि। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है घोंघा। तो घोंघा जो है उसके आहार का प्रकार होता है घास और इनके आहार की विधि होती है चबाना। चींटी जो होती है इनके आहार का प्रकार होते हैं कीड़े और जो इनकी आहार की विधि होती है वो होती है छीलना। चील जो होती है इनके आहार का प्रकार होता है मांस और इनकी जो आहार की विधि होती है वो पकड़ना और फिर उनको निगलना। मरमर पक्षी तितली है तो इनका जो है ये मकरंद जो होता है फूलों का उसको चूसते हैं और इनके आहार की विधि है वो हो जाएगी चूसना। जूं और मच्छर इनके आहार का प्रकार है ब्लड और आहार की विधि होती है चूसना। और मक्खी जो होती है वो सड़े हुए जो आहार होते हैं वो तो इनका प्रकार होगा और आहार की विधि होगी इनकी सोख लेना। अब यहाँ पे हमें स्टार फिश के बारे में बताया हुआ है। तो स्टार फिश जिसे हम तारा मछली कहते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। ये कौन से जंतुओं का आहार करती है? जिनकी जो बाहरी जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम CaCO3 कहते हैं उनका आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के जो कोमल भाग होते हैं उनको खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार जो है वो धीरे धीरे पचता है। तो स्टारफिश होती है उसके अंदर क्या है कि मुख नहीं होता। मुख नहीं होने की वजह से ये क्या करती है डायरेक्ट अपना जो आमाशय होता है उसको बाहर निकालती है। इसके दो पेट होते हैं जिसमें एक को हम कार्डियक पेट बोलते हैं, एक को हम पाइलोरिक पेट बोलते हैं। तो जो कार्डियक पेट होता है वो अपने मुंह से बाहर निकाल के ये जो भोजन होता है उसको आंशिक रूप से पचाकर वापस अपने अंदर खींच लेती है। और जो पाइलोरिक जो पेट होता है उसके अंदर ये जो पूरी डाइजेशन की प्रोसेस है वो इसकी पूरी इससे पाइलोरिक जो पेट है इसी में कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव में पाचन की। मानव में जो पाचन की प्रोसेस है वो किस प्रकार होती है। तो जैसा हमें पता है कि हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं कि हम अपने मुख के द्वारा जो भोजन होता है उसको अंदर लेते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का जो बिना पचा भाग होता है वो मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। तो कभी आपने ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? तो हमारे शरीर में जो भोजन होता है वो एक सतत नली से होकर गुजरता है जो हमारे मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं जिसमें सबसे पहले आएगी मुख गुहिका जहाँ से हमारा जो भोजन है वो एंटर करता है। सेकंड नंबर पे हमारा आएगा ग्रास नली या ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर क्षुदांतर, फिर वेदांतर और सबसे लास्ट में जो होता है मलद्वार अथवा गुदा। तो यहाँ से हमारा जो भोजन है वो मल के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये जो सारे भाग हैं जिनमें हम मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार को इंक्लूड करते हैं, ये सारे भाग मिलकर आहार नाल जो होता है उसका निर्माण करते हैं। आमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है वो क्षुदांतर तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जो है वो जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी में पाचन होता कैसे, कि जैसे कार्बोहाइड्रेट जैसे जो भी जटिल अणु होते हैं वो पोषक तत्वों को सीधे शरीर में ग्रहण नहीं कर सकते, तो इन्हें उनके हमारे शरीर के लिए सरल रूप में तोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब ये सब जो सभी जटिल पदार्थ हैं ये सरल पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो पाचन हो जाती है। और जैसे ही पाचन कंप्लीट होता है तो उसके अंदर ये जो सारी ग्रंथियां हैं ये मिलकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं उसका निर्माण करते हैं। यहाँ पर हमें मानव के पाचन तंत्र का डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले मुख गुहिका। तो मुख गुहिका में जिसमें दांत, जीभ, बक्कल कैविटी जिसे हम जबड़ा कहते हैं इंक्लूड है। और मुख में हमारे टाइलेज एंजाइम पाया जाता है जिसके द्वारा भोजन का
जो है पाचन होता है। लाला ग्रंथि है, इनके द्वारा लाला रस स्रावित किया जाता है जिसको कि पाचन में मदद करते हैं, दांतों की रक्षा करते हैं और भोजन को गीला कर निगलने में मदद करते हैं। ग्रसिका, तो ग्रसिका जो कुछ भी चबाया जाता है वो सीधा ग्रसिका में जाता है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर में रक्त को साफ करता है, जो टॉक्सिक जो पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्ताशय, पित्ताशय के द्वारा जो पीतरस का स्रावन किया जाता है। आमाशय यू आकार की थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें जठर रस पाए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कुछ एंजाइम्स होते हैं। अग्नाशय, तो अग्नाशय पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है जो भोजन को तोड़ने और जो ब्लड शुगर होता है उसके लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। क्षुधांतर या छोटी आंत, तो भोजन का पूर्णतया जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। वृद्धांतर है, तो जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है। मलाशय, वृद्धांतर में जो पचित भोजन होता है वो बाद में मलाशय में चला जाता है और गुदा द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मुख एवं मुख गुहिका, भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो मुख के द्वारा होता है। आहार को अंदर शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग अंतर्ग्रहण कहते हैं। मुख में सबसे पहले हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग ग्रंथिका, जिसे हम सॉकेट कहते हैं, में धंसाव होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। एक्टिविटी 2.2, सबसे पहले अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा जो रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं, उन दांतों को भी पहचानिए। जो चबाने और पीसने के काम आते हैं उनको जो सारणी हमें दी हुई है उसके अंदर नोट डाउन करना है। दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांत, इसमें जो सबसे पीछे के दांत होते हैं उनको हम चर्वणक कहते हैं। तो इनकी जो निचले जबड़े और ऊपरी जबड़े हैं, तो इनकी निचले जबड़े में लेफ्ट साइड में इनकी संख्या 3 होती है और उसी प्रकार राइट साइड में भी इनकी संख्या 3 होती है। और इसी तरह ऊपरी जबड़े में भी इनकी संख्या 3 होती है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी 3 होती है। ये जो पीछे के दांत होते हैं ये चबाने का काम करते हैं। फिर आ गए हमारे अग्र चर्वणक। तो जो अग्र चर्वणक होते हैं इनकी भी हमारे जो निचला जबड़ा होता है उसमें लेफ्ट साइड में संख्या 2 होती है और राइट साइड में 2 होती है। इसी प्रकार जो ऊपरी जबड़ा होता है उसमें भी इनकी संख्या लेफ्ट साइड में 2 होती है और राइट साइड में भी 2 होती है। तो इस प्रकार इनकी टोटल संख्या होती है 1। फिर जो ये अग्र चर्वणक है इनका भी जो कार्य होता है वो चबाने का होता है। अग्र चर्वणक से जो आगे के दांत होते हैं उनको हम बोलते हैं रदनक। तो जो रदनक दांत होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो लेफ्ट साइड के जबड़े में 1 होती है और राइट साइड के जबड़े में भी। इसी प्रकार जो ऊपरी जबड़ा होता है उसमें भी लेफ्ट साइड में भी 1 और राइट साइड में भी 1। तो इनकी टोटल संख्या जो होती है वो होती है 4। के जो दांत होते हैं इनको हम कृंतक दांत बोलते हैं। तो इनकी निचले जबड़े में भी निचले जबड़े में जो संख्या होती है वो होती है 4 और जो ऊपरी जबड़ा होता है उसमें भी इनकी संख्या होती है 4। तो टोटल होती है 8। तो जो हमारे चर्वणक जो दांत होते हैं इनका, अग्र चर्वणक और जो चर्वणक दांत होते हैं इनका जो मेन काम होता है वो होता है चबाने का। और जो हमारे रदनक दांत होते हैं ये मुख्यतः मांसाहारी जो जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं, उनके अंदर अत्यधिक विकसित होते हैं क्योंकि ये चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। कृंतक दांत जो होते हैं वो काटने के काम में आते हैं। यहाँ पे दांतों के प्रकार और दांतों की संख्या, उनका टोटल जो है वो बताना है। तो कर्तन एवं दंसन वाले दांत जो होते हैं तो इनकी निचले जबड़े में संख्या 4 होती है और ऊपरी जबड़े में भी संख्या 4 होती है। तो टोटल हो गए 8। चीरने और फाड़ने वाले दांत होते हैं जिनको हम रदनक बोलते हैं। तो इनकी निचले जबड़े में जो संख्या होती है वो 2 होती है और ऊपरी जबड़े में संख्या भी 2 होती है। तो ये हो गए 4। और जो हमारे चबाने एवं पीसने वाले दांत होते हैं जिनको हम चर्वणक और अग्र चर्वणक बोलते हैं, तो इनकी संख्या होती है टोटल 20, जिसमें 10 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 10 जो होते हैं वो निचले जबड़े में होते हैं। तो इस प्रकार टोटल हमारे मुख में दांत कितने होते हैं? 32।
हमारे दांतों का जो प्रथम सेट है वो शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। तो जो हमारे दूध के दांत होते हैं तो वो हमारे शैशव काल में निकलते हैं और 8 वर्ष तक की जो हमारी एज होती है उस तक ये सारे दांत गिर जाते हैं। और जैसे ही हमारे ये सारे दांत, दूध के दांत गिर जाते हैं, उसके बाद जो दांत आते हैं उन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। और ये स्थायी दांत पूरे जीवन भर रहते हैं। और ये एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें पहले 2 प्रश्नावलियाँ लेंगे, उन्हें ए तथा बी चिन्हित करेंगे। प्रश्नावली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालेंगे। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाएंगे और इन्हें दूसरी प्रश्नावली बी में डालेंगे। दोनों प्रश्नावलियों में 3 से 4 ml जल डालेंगे। अब दोनों प्रश्नावलियों में आयोडीन के विलयन की 2-3 बूंदें डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। हम देखेंगे कि जो प्रश्नावली ए और बी में क्या अंतर है। तो प्रश्नावली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। मिठाइयाँ और दंत क्षय। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उससे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम मुंह को साफ न करें तो मुंह में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की जो शर्करा होती है उसका विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं और फिर ये धीरे धीरे, ये जो अम्ल है ये धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं और इसे हम दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इनका उपचार न किया जाए तो दांतों में ऐसे पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो हमारा मुंह होता है उसमें अनेक प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर हम खाना खाने के बाद, कुछ भी मीठा खाने के बाद अगर मुंह को अच्छे से साफ नहीं करते तो हमारे मुंह में जो अनेक प्रकार के हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो ग्रोथ करने लग जाते हैं और फिर ये जो बैक्टीरिया होते हैं दांतों के बीच फंसे भोजन की जो शर्करा होती है उसको तोड़कर अम्ल जो है उसको निर्मोचित करने लग जाते हैं और ये अम्ल होता है ये धीरे धीरे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है जिसे हम टूथ डिके या दंत क्षय बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीभ। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग जो है वो स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकती है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे भोजन में जो है लार को मिलाने का काम जो है वो भी हमारी जो जीभ होती है वही करती है। जीभ जो है भोजन को लार में मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता लगता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगता है। तो अब हम जो क्रियाकलाप 2.4 दिखाया हुआ है इसके द्वारा हम स्वाद कलिकाएं जो होती हैं इनकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए जिसमें चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। अब अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंद रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सिंक का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सिंक का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। ये जो हमने परीक्षण किया है तो इसमें हम क्या पाएंगे कि जैसे हमारा जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है तो वो हमें कड़वे स्वाद जो होता है उसका अनुभव करवाता है। फिर जो साइड वाला हिस्सा होता है वो हमें खटाई जो होता है, खट्टापन होता है उसका एहसास करवाता है और फिर इससे आगे वाला जो हिस्सा है वो हमें नमकीन का और जो सबसे आगे का जो हिस्सा होता है वो हमें मीठे का। अब नेक्स्ट है भोजन नली एवं ग्रसिका। तो जो निगला हुआ जो भोजन होता है वो ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल जो वो संकुचित होती रहती है तथा यह भोजन जो गति है भोजन को नीचे की ओर धकेलती है।
कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप उल्टी या वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो हमारी ग्रसिका होती है, तो जो कुछ भी भोजन हम चबाते हैं वो सीधा ग्रसिका में जाता है। फिर हमारा जो आमाशय होता है जिसे हम स्टमक बोलते हैं, तो उसके पास क्या होता है, एक वॉल्व होता है जो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तब खुल जाता है, और जैसे भोजन उसमें एंटर करते ही ये वॉल्व जो है वो बंद हो जाता है। तो कई बार जैसे हम लोग क्या है कि खाना खाते हैं और उसके बाद हमें उल्टी के जैसा फील होता है, तो वो जैसे हमारे आमाशय के अंदर जो कर्माकुंचन जो गति होती है ना, उसकी वजह से होता है। यहाँ ग्रसिका में भोजन की गति किस प्रकार होती है ये दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले जो भोजन है वो मुख द्वार के द्वारा हमारे मुख में एंटर करता है, फिर ये ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में जाता है। ये वोल्व है जिस जो भोजन ग्रहण करते समय खुलता है, और जैसे ही भोजन आमाशय में एंटर कर जाता है उसके बाद बंद हो जाता है। और आमाशय में होने वाली जो कर्माकुंचन गतियाँ हैं उनकी वजह से जो भोजन है उनका पाचन होता है। आमाशय जो है वो जल एवं खनिज लवण होते हैं उनका जो है अवशोषण करता है, और जो पचा हुआ भोजन है वो फिर मलाशय में चला जाता है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं यू की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुधांत्र में, जो जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, में खुलता है। तो यहाँ पे दिया है कि पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। तो जब हम उल्टी करते हैं तो भोजन विपरीत दिशा में जो आमाशय है उसमें जो कर्माकुंचन गति होती है उसकी वजह से जाता है। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे जो पाचक रस हैं उनको क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों, जिसे अमीनो एसिड जो बोलते हैं, को उनमें कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो आमाशय है उसका मेन फंक्शन क्या है कि आमाशय जल एवं जो खनिज लवण होते हैं उनका अवशोषण करेगा, और जो पचित जो भोजन होता है उसको, जो भोजन आमाशय के अंदर एंटर करता है उसके लिए अम्लीय जो माध्यम है वो प्रोवाइड करवाता है, जिससे जो पाचक रस होते हैं उनको क्रिया करने में सहायता मिलती है, और जो जटिल पदार्थ हैं वो सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है, हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। तो जब हम भोजन निगलते हैं उस समय एक मांसल रचना होती है जो वोल्व का कार्य करती है। ये श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी हो उठती है। तो आज के बाद अगर कोई आपको बोले कि तुम्हें हिचकी आ रही है, मतलब तुम्हें कोई याद कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हिचकी हमें तब आती है जब कोई खाने का टुकड़ा होता है वो श्वास नली में चला जाता है या फिर फंस जाता है। क्षुधांत्र, जिसे छोटी आंत कहते हैं, लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। तो जो हमारी छोटी आंत होती है ये भोजन को पचाती है और उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करती है। फिर है हमारे लीवर, यकृत। ये यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस जो होते हैं वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमारा यकृत का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो शरीर में ब्लड होता है उसको प्यूरिफाई करता है, जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है,
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पीतरस होती है उसका उत्पादन करती है। और ये जो पीतरस होता है वो वसा के पाचन में मदद करता है या फिर वसा के पाचन में महत्वपूर्ण जो है एक रोल प्ले करता है। फिर है अग्नाशय, जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं। तो अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय की रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुधांत्र के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। तो जो अग्नाशय है वो हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है, ये आमाशय के नीचे स्थित होती है। और अग्नाशय के द्वारा जो अग्नाशय के रस होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। जैसे कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन जो है वो जटिल पदार्थ होते हैं, तो इनको हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए हमें इनके जो सरल जो रूप होता है उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो जो अग्नाशय रस होता है और जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है उसके द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन है इनको इनके सरलतम रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो और फिर इनका जो आंशिक रूप से जो बाद में पचा हुआ भोजन है वो क्षुधांत्र के निचले भाग में पहुंच जाता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो अग्नाशय के रस के द्वारा सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। वसा जो है वो वसा अम्ल अथवा तथा एवं ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। और जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है वो होता है ग्लूकोज, वसा जो है वो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है और जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा पैनक्रियाज जो है वो पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग में से है जो भोजन को तोड़ने और जो ब्लड शुगर होती है उसका जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमोंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ और उसने कुछ जो रोचक परीक्षण है वो किए। ब्यूमोंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भीति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुधांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। क्षुधांत्र में अवशोषण की जो छोटी आंत होती है उसमें भोजन का अवशोषण किस प्रकार होता है तो चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुधांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुधांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जो अवशोषित पदार्थ हैं उनका स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका जटिल उपयोग जो है वो जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। ये प्रोसेस है, इसको हम स्वांगीकरण कहते हैं। तो छोटी आंत में भोजन का अवशोषण किस प्रकार होता है कि जो पचा हुआ भोजन है वो अवशोषित होकर क्षुधांत्र की जो भित्ति होती है उसमें जो रुधिर वाहिकाएं स्थित होती है उनमें चला जाता है। तो पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में जाने की जो प्रोसेस है उसको हम अवशोषण कहते हैं। क्षुधांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। तो ये जो रसांकुर होते हैं ये पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए जो तल क्षेत्र होते हैं उसको बढ़ा देते हैं, मतलब जो तल क्षेत्र होता है उसके आयतन को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं होती हैं, इनका एक जाल सा बना होता है और जो दीर्घरोम की जो सतह होती है इससे पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और फिर ये जो पचा हुआ भोजन होता है ये रुधिर वाहिकाएं होती है उनमें चला जाता है।
अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण जो है रुधिर वाहिकाओं द्वारा फिर शरीर के जो सारे पार्ट्स हैं उनमें हो जाता है और फिर इनका उपयोग जटिल पदार्थों के बनाने में किया जाता है। और ये प्रोसेस है, इसको हम स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता वह वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है। कि कोशिकाओं में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में उनका विघटन हो जाता है और इसके फलस्वरूप जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। भोजन का वह भाग फिर जो जिसका पाचन नहीं हो पाता या अवशोषण नहीं हो पाता वो वृद्धांत्र में चला जाता है, जिसे जो वेस्टेज होता है वो वृद्धांत्र में चला जाता है, जहाँ से मलाशय अथवा मलद्वार के द्वारा, मलद्वार जो गुदा होती है उसके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर है वृद्धांत्र, जिसे हम बड़ी आंत बोलते हैं। वृद्धांत्र क्षुधांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है और फिर जो बचा हुआ अपचित पदार्थ होता है वो मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम निष्कासन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। कि घास खाने वाले जो जंतु हैं इनमें पाचन किस प्रकार होता है। तो हम लोगों ने जैसे देखा होगा कि गाय, भैंस, बकरी जो भी घास खाने वाले शाकाहारी जंतु हैं वो एक बार अपना जल्दी अपना खाना खा लेंगे और फिर जब खाना खाने के बाद अपने रेस्टिंग पीरियड जो होता है उसमें होते हैं तब वो धीरे धीरे जुगाली करते रहते हैं जब वो कुछ खा नहीं रहे होते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है, जिसे हम प्रथम आमाशय बोलते हैं। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि रूमिनेंट्स कौन कौन होते हैं। कि वे जंतु जो घास और अन्य पौधों को भोजन के रूप में खाते हैं और फिर एक विशेष प्रोसेस होती है जिसके द्वारा भोजन को वो 2 बार चबाते हैं और ये जो 2 बार चबाने की जो प्रोसेस है इसको हम जुगाली कहते हैं। जैसे कि इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण वगैरह इंक्लूड हो जाएंगे। फिर ये जुगाली की प्रोसेस में जीव घास को जल्दी निगल लेंगे और उसे पेट के पहले भाग में जमा कर लेते हैं जिसे हम रूमेन कहते हैं। रूमेन में घास आंशिक रूप से पच जाती है जिसे हम जुगाली कहते हैं। ये जो जुगाली करने वाले जीव होते हैं इनके अंदर सीकम नाम की एक बड़ी थैली में कुछ बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जिनकी मदद से ये सेलुलोज जो होता है उनको आसानी से पचा लेते हैं। सेलुलोज हमारे घास में पाया जाने वाला एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जिसे सेलुलोज बोलते हैं तो इसे इसके सरलतम रूप में तोड़कर उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु एवं मानव जो है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। रूमिनेंट्स में क्षुधांत्र एवं वृद्धांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन या कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है जो मनुष्य की आहार नाल होती है उसमें अनुपस्थित होते हैं। तो ये जो थैली है तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रूमिनेंट्स में क्षुधांत्र और वृद्धांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। ये थैलीनुमा जो संरचना होती है इसे हम सीकम बोलते हैं। इसके अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं उनकी मदद से जो जंतु होते हैं वो सेलुलोज को पचा लेते हैं और जबकि मनुष्य जो होते हैं उनके अंदर ये जो सीकम होता है ये एब्सेंट होता है जिसकी वजह से ये उसे जो सेलुलोज होता है उसको पचा नहीं पाते। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र, फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। तो चलिए इनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है।
एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवध निकालता रहता है, जिन्हें हम पादाब अथवा कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य दानी में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो अमीबा होता है एक कोशिकीय जीवाणु होता है, क्योंकि एक कोशिका से बना होता है। अमीबा जो है अपनी भी इसके अंदर ये एक कोशिका से बना होने की वजह से अपनी आकृति और अपनी स्थिति बदलता रहता है। इसकी जो शरीर से एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवध निकलते रहते हैं, जिन्हें हम पादाब बोलते हैं। तो इन पादाब का क्या कार्य है? ये इन्हें गति देने और इनके भोजन में पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा का भोजन जो है वो सूक्ष्म जीव होते हैं। जब इन्हें भोजन का आभास होता है तो ये क्या करते हैं कि इनके जो पादाब होते हैं इनको अपने चारों ओर विकसित करके और पादाब के द्वारा उसे निगल देते हैं, और जो ये खाद्य पदार्थ होते हैं वो इनकी खाद्य दानी में फंस जाते हैं। यहाँ पर हमें अमीबा का डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले है केंद्रक। अमीबा का जो केंद्रक होता है वो गोल और सघन होता है, जिसमें बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अपने पादाब को भोजन के चारों ओर विकसित कर अमीबा उसे निगल लेता है। खाद्य धानी, तो खाद्य धानी के द्वारा पाचक रस स्रावित किया जाता है। खाद्य कणिका, इसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। और बहिक्षेपित अपशिष्ट, तो ये जो अपशिष्ट होते हैं इसके द्वारा अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन जो होता है उसके लिए इस अपशिष्ट को उपयोग में लिया जाता है। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। बचा हुआ भोजन जो अमीबा के खाद्य दाने में फंस जाता है, तो खाद्य दाने में क्या है, पाचक रस स्रावित होता है। तो जो बचा हुआ भोजन होता है उस पर ये जो पाचक रस होते हैं वो क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जो पचा हुआ भोजन है वो धीरे धीरे अब्जॉर्ब हो जाता है। फिर जो अवशोषित पदार्थ है वो उनका क्या कार्य है, वो क्या करेंगे कि अमीबा की वृद्धि, उसके रख रखाव एवं उनका जो गुणन होता है उसके लिए उपयोग किए जाएंगे। और बिना पचा भोजन है वो अपशिष्ट खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल तथा स्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। और पाचन तंत्र में मुख्य गुहिका, ग्रशिका, आमाशय, क्षुदांत्र, वृद्धांत्र जो मलाशय में समाप्त होती हैं तथा गुदा सम्मिलित हैं। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। आमाशय की भित्ति एवं क्षुदांत्र की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। मंड जिसे हम स्टार्च बोलते हैं, तो उसका जो पाचन है मुख में ही स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पीत, अग्नाशय से अग्नाशिक स्राव एवं क्षुदांत्र भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन जो है वो क्षुदांत्र में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण वृद्धांत्र में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अवशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता, मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रुमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाब की सहायता से होता है और इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। अभ्यास: उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव में पोषण के मुख्य चरण,
तो मानव में मुख्य के पोषण के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं? जहाँ तो हमने पढ़ा था अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। क्षुधांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवध होते हैं जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। सत्य असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। तो मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, तो ये असत्य है क्योंकि मंड का पाचन मुख से होता है। फिर है जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, तो नहीं, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता नहीं करती। जीभ जो है लाला रस को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। पित्ताशय में पीत रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, सही है। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, तो सही है। हमने पढ़ा भी था कि रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं और इस प्रोसेस को हम जुगाली कहते हैं। फिर इसमें है निम्न में से सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। वसा का पूर्ण रूप पाचन जिस अंग में होता है वह है क्षुधांत्र, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है वृदांत्र। फिर इसमें दिया हुआ है कि ए और बी को एक दूसरे से मिलाइए, तो इसमें है खाद्य घटक और पाचन के उत्पाद। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हरे शर्करा, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, में कन्वर्ट होती है। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं और वसा जो है वो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होती है। तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये जटिल पदार्थ होते हैं और ये वसा, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल हैं वो इनके सरलतम रूप में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्या कार्य है? तो हमने पढ़ा था कि जो छोटी आंत होती है उसकी आंतरिक भित्ति पर अंगुली के आकार की बहुत सारी उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं और पचे हुए, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो जो पचा हुआ जो भोजन होता है उसके अवशोषण हेतु जो आंत की आंतरिक जो सतह होती है उसका क्षेत्र बढ़ाकर जो पचा हुआ भोजन है उसको ब्लड में मिलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत कहाँ निर्मित होता है, ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो पीत हमने पढ़ा था यकृत में, तो इसका निर्माण होता है और वसा के पाचन में ये सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण भी बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था कि घास में सेल्यूलोज पाई जाती है तो उसका पाचन रूमिनेंट्स द्वारा तो हो जाता है और मानव द्वारा नहीं होता। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम सिकम बोलते हैं, जिसमें विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो सेल्यूलोज के पाचन की उसमें क्षमता पाई जाती है, जबकि मनुष्य में वो एब्सेंट होती है। फिर है क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल होता है उसमें तुरंत हो जाता है और ये जो प्रोसेस होती है इसमें ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है जो शरीर के विभिन्न भागों में जो है शीघ्र उपलब्ध हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? तो सबसे पहले पचे हुए भोजन का अवशोषण। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, जिसे क्षुधांत्र कहते हैं। भोजन को चबाना तो मुख में दांतों के द्वारा। फिर जीवाणु नष्ट करना आमाशय के द्वारा, क्योंकि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो प्रेजेंट होता है। फिर भोजन का संपूर्ण पाचन जो है वो छोटी आंत, जिसे क्षुधांत्र कहते हैं, में होता है और मल का निर्माण है वो बड़ी आंत या वृद्धांत्र में होता है। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो इनके समानता तो इनमें ये होती है कि जो जटिल खाद्य होते हैं उनको सरल जो खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होते हैं और ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है, और जिसमें मानव के अंदर तो विकसित पाचन तंत्र होता है जबकि अमीबा में ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान करें। तो
लाला ग्रंथि लाला रस स्रावित करना। आमाशय है तो इसके द्वारा अम्ल का निर्मोचन। यकृत के द्वारा पीतरस का स्रावण। मलाशय बिना पचे भोजन का भंडारण। क्षुधांत्र पाचन का पूरा होना। वृदांतर जल का अवशोषण। और ये यहाँ पे मल त्याग है तो वो हमें पता है कि गुदा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम केवल हरी सब्जियां घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? तो नहीं, हम केवल हरी सब्जियां घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि केवल हरी सब्जियां खाने से हमें सभी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। जो अन्य खाद्य पदार्थ है वे भी शामिल होना आवश्यक है। तो इस प्रकार जो हमारा चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण कंप्लीट हो गया है और उसे हमने अच्छे से डिस्कस भी किया। आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।